नमस्कार दोस्तों, JB स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। NTA UGC नेट पेपर वन का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 161 है। टारगेट GRF 2020 है दोस्तों। व्याख्या सहित हल प्रैक्टिस सेट है। ये 100% सफलता करेगी। सॉल्व करें सभी, हर एक सवाल पर आप कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। नेट पेपर वन के नोट्स लेने, नेट इतिहास, TGT PGT इतिहास के नोट्स लेने पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट देने के लिए 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर डेली हर एक 2 ग्रुप हैं। पेपर वन का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, और जहाँ पर हम डेली 2 टेस्ट लेते हैं हर एक ग्रुप में। दोस्तों, हमारा बायोडाटा PhD इतिहास 1 बार GRF 4 बार नेट। अब की बार हमारा उद्देश्य है नेट GRF पार। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले में। इसकी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है। हर एक सवाल पर आपको कमेंट करना है जो आए, और 10 सेकेंड आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, बहुत ही सेलेक्टेड सवाल हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सभी सवाल। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। पहला सवाल है, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। आपके कूट इस प्रकार हैं, केवल 1 और 2 ठीक है, केवल 2 ठीक है, केवल 3 ठीक है, या 1 2 3 तीनों ही ठीक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है महासागर के बारे में। आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन ठीक है, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ठीक है, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पादप प्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थल पर घासों का होता है, अतः इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है। दूसरा सवाल आपके सामने है, आज कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 5 रेटिंग का सवाल है दोस्तों, ये 5 रेटिंग का, ठीक है। फाइव रेटिंग का सवाल है। चीन, जापान, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका आज यानी वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। दोस्तों, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत, और ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चीन जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। नोट डाउन करना, ये कई बार एग्जाम में घुमा फिरा कर आ चुका है, इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यानी कि 2014 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। विश्व के CO2 उत्सर्जन का 30%, अमेरिका 15% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि यूरोपियन संघ 9% के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत 7% के साथ चौथे, रूसी संघ 5% के साथ 5वें स्थान पर काबिज है। और ये आज भी दोस्तों यही कंडीशन है। तीसरा सवाल है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। आइस कोर, जीवाश्मिक पराग, वृक्ष वलय वृद्धि, या एवे
पोराइट निक्षेप। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित आयोग जो सवाल 1 या 2 सवाल 101% रखेगा, ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें जलवायु परिवर्तन का एक टॉपिक शामिल किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि आज के समय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इसका आइस कोर, ठीक है, आइस कोर यानी कि ग्लेशियर। बड़े बड़े ग्लेशियर होता है, जो बड़े बड़े अंटार्कटिका में जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, आइस कोर हैं, वो जो गर्मी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो पिघल रहे हैं और जो समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। हिम तत्व या आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ़ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। चौथा सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है। एशिया पैसिफिक विशेष महत्वपूर्ण ये सवाल है। तो पहला ऑप्शन है, उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है। दूसरा ऑप्शन, ये विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि जो ऑप्शन में है वो इतने महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं। तीसरा ऑप्शन है, वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 4, वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। आपको दोस्तों जो सवाल है एशिया पैसिफिक संघ, इसको देखकर लग रहा होगा कि ये सवाल नहीं आएगा, परंतु ऑप्शन इसके इतने महत्वपूर्ण हैं, चारों ही ऑप्शन। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कूट भी दे रखे हैं आपको, तो आपको पता लगाना है कि कौन कौन सा ये चौथा जो ऑप्शन है, तो सवाल है इसके कौन कौन से ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों में के संबंध में सही है। तो फ्रेंड्स, पहला देखते हैं, उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या 45% बिल्कुल गलत है। पहला गलत है। वे विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये ठीक है। वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी, बिल्कुल ठीक है। और चौथा भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं, यानी कि दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है और चौथा ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो, क्योंकि केवल 2, 3 और 4 इसी में है, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा। याद रखना, एशिया पैसिफिक संघ एपेक, ठीक है, एपेक को बोलते हैं। एशिया पैसिफिक संघ की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 41% है। ये विश्व के कुल ऊर्जा उपयोग के 48% का उपयोग करते हैं। एपेक देशों का विश्व की कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 48% से अधिक का योगदान है। एपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, परंतु इसके कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। बहुत ही शानदार सवाल है। 5वां सवाल है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये जो ये फाउंडेशन है, ये संधि है, ठीक है। इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में, ये बोलते हैं UNFCCC, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन। दोस्तों, हर एक बार इससे संबंधित कोई ना कोई सवाल आता है। पिछली बार इसका फुल फॉर्म आया था, ठीक है, नोट डाउन करना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन में किया गया। या दूसरा, रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। तीसरा, जोहान्सबर्ग में वर्ष 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में किया गया। या ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कोपेनहेगन 2009 में किया गया था। विशेष महत्वपूर्ण सारे सवाल एकदम ये मानिए 5 रेटिंग के सवाल हैं दोस्तों। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, तो थोड़ी मेहनत लगती है, कम से कम 4 घंटे का समय लगता है वीडियो बनाने में, एडिट करने में और सवालों का संग्रह करने में। तो फ्रेंड्स, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया था। छठा सवाल आपके सामने, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, तीसरा ऑप्शन यूरेनियम उत्पादन में कमी है, ऑप्शन नंबर 4 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी और ऑप्शन नंबर 5 आपके सामने है उपयुक्त में से कोई नहीं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट करते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है जो आगे सवाल आएंगे। पूरी वीडियो को देखना, बहुत ही शानदार इफ़ेक्टिव वीडियो है। 100% ये सवाल जो है आपके नेट एग्ज़ाम में फंसेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है और ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, ऑप्शन नंबर बी और डी इसका ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। कहते हैं कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। 7वां सवाल आपके सामने है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? वायु प्रदूषण से, ग्रीन हाउस गैस से, जलवायु परिवर्तन से या जल प्रदूषण से? दोस्तों, जितने भी ये प्रोटोकॉल हैं, उपसंधि हैं, संधि हैं, सारे ही इतने महत्वपूर्ण हैं नेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि जब सिलेबस चेंज किया है आयोग ने तो सारे ही ये जो प्रोटोकॉल हैं सभी दे दिए हैं, क्योंकि आज का जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु और पृथ्वी जितने भी सम्मेलन हैं सारे ही इसमें डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। अतः विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल है, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी अपनाकर ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम कर सकें? पहला ऑप्शन है कार्बन फुटप्रिंट, दूसरा कार्बन क्रेडिट रेटिंग, तीसरा स्वच्छ विकास युक्ति, ऑप्शन नंबर 4 उत्सर्जन निम्नीकरण मानक। बहुत ही शानदार सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीकरण तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत जो इन चारों में से आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है?
तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ विकास युक्ति से। इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीकरण तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। UNFCCC के अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्ति यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है, ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकें। 9वां सवाल आपके सामने विशेष महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, कभी कभी समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्द और उनका स्रोत। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये करंट का भी कभी कभी आ जाता है। तो पहला ऑप्शन है एनेक्स फर्स्ट देश और उसका जो है कार्टागेना प्रोटोकॉल से संबंधित है। दूसरा प्रमाणिक उत्सर्जन कटौतियाँ सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शंस नगोआ प्रोटोकॉल। या ऑप्शन नंबर 3 स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या इससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल से। दोस्तों आपके सामने ये कूट दे रखे हैं, केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या तीनों ही ठीक हैं। तो आपको ये जो 3 युग्म दे रखे हैं, आपको ये बताना कि तीनों युग्मों में से कौन सा युग्म आपको सही लग रहा है और बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहला गलत है, दूसरा गलत है और ये तीसरा जो है ठीक है स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्योटो प्रोटोकॉल, ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, स्वच्छ विकास युक्ति क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजना क्रियान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्टागेना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल है, जो जैव विविधता प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। नगोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित एवं निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। 10वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, 5 रेटिंग का सवाल है क्योंकि ये पहला देश है जिसने कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की 2019 में। बिल्कुल करंट का सवाल है। थाईलैंड, चीन, सिंगापुर या मलेशिया। दोस्तों कमेंट करते रहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, सही आंसर इसका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर ने कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। प्रतिवर्ष 25,000 टन या अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होंगी। 11वां सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। यानी कि कौन कौन से वैसे जो राज्य हैं जिनमें वनों का घनत्व सुधार करने के उद्देश्य से जो है सुविधा जो है राष्ट्रीय हरित मिशन लागू की गई है। पहला ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में या उपयुक्त में से कोई में भी नहीं। दोस्तों व्याख्या इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि पूरा जो सवाल है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है झारखंड। ठीक है, झारखंड। अब इसकी व्याख्या देखेंगे तो और भी राज्य हैं झारखंड से अलग। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन राष्ट्रीय हरित मिशन भारत
राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन, समन, वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन GIM की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद NEC की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरल और झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं एवं संचालन की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई। 12वां सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979। दूसरा ऑप्शन है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21। तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि जितने भी प्रोटोकॉल हैं, सम्मेलन हैं, सारे ही आयोग ने रख दिए हैं आपके, तो सारे ही विशेष महत्वपूर्ण हैं। एक अगर फंस भी गया दोस्तों सवाल, 2 नंबर आपके पके हैं। 2 नंबर कभी कभी जब नेट या JRF से रह जाते हैं तो बहुत दुख होता है, तो उस दुख को दूर करने के लिए सारे ही रट मारो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है और बाकी सब ठीक है। 1 2 3 ठीक है। कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल से संबंधित है, ठीक है। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। 13वां सवाल है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी या सूक्ष्म तरंगें? दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, ये सवाल ये कह रहा है कि जो ओजोन की जो परत है उस वह क्या अवशोषित करती है? तो दोस्तों, सही आंसर है पराबैंगनी किरणें, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो हैं वह हमें बचाती हैं, ठीक है, वरना बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ज़मीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये गैस है, ठीक है, यह परत बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 14वां सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों, हर एक बार इससे संबंधित सवाल आता है और ये जो सवाल है वो जैसे ये सभी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए दोस्तों ये 5 रेटिंग का सवाल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? आपको सभी मंडलों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर का आता है सवाल, जब रह जाता है तो बड़ा दुख होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो है क्षोभ मंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत कम होती है। इसके ऊपर क्रमशः समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल होते हैं। यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल के बीच में जो ऊपर जो है मध्यमंडल है, उसके ऊपर तापमंडल और उसके सबसे लास्ट में है बहिर्मंडल। 15वां सवाल है, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा ऑप्शन, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। तीसरा ऑप्शन, यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 4, यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। तो फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC
CFC जो के बारे में सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती, जबकि ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसमें बहुत बड़ा योगदान देती है। ठीक है, तो दूसरा इसमें सत्य नहीं है और बाकी सब ठीक हैं। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। 16वां सवाल है, ओजोन छिद्र का कारण है एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ओजोन छिद्र का कारण है तो फ्रेंड्स ओजोन छिद्र का जो कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। इससे क्या होता है, ओजोन छिद्र ओजोन जो परत है उसमें एक जो है होल या छिद्र बन जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रव्यीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर या वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो फ्रिज होते हैं उसमें शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। 17वां सवाल है, फ्रिजों में कौन सी गैस पाई जाती है, अमोनिया, मेफ्रान, मीथेन या एसिटिलीन। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल है, फ्रिज जो होते हैं रेफ्रिजरेटर उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है मेफ्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मेफ्रॉन गैस भरी जाती है। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्य मेफ्रॉन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है। ये सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बनिक हाइड्रो डाइक्लो मेथेन FCFC आदि होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्र में प्रयुक्त होती है, परंतु प्रश्न के संदर्भ में उचित उत्तर जो है बी ही होगा। 18वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, दूसरा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, तीसरा प्रथम शिखर सम्मेलन +5 1997 और चौथा ऑप्शन है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये 4 युग्म है, उनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स जो सही सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। यह संधि वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित हुई थी, जबकि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में जिनेवा में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 को पारित किया गया तथा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 +5 अर्थात 1997 में आयोजित किया गया था। 19वां सवाल है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 5 जून, 23 मार्च या 21 अप्रैल। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स सवाल का सही आंसर है 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2017 के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण
दिवस का विषय जो थीम था वो था सूर्य के नीचे सभी प्रकार के जीवन की देखभाल करना। और हमारा लास्ट सवाल है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों 5 रेटिंग का सवाल है, कौन से जंगल जो हैं वो पृथ्वी के फेफड़े, यानी कि जहाँ पर शुद्ध जलवायु शुद्ध गैस को शुद्ध में बदला जाता है। तो पहला है पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, दूसरा टैगा वन, टुंड्रा वन या अमेजन वर्षा वन, यानी अमेरिका के अमेजन वर्षा वन। दोस्तों महत्वपूर्ण ये सवाल है, 99% ये आ सकता है अभी भी, क्योंकि ये करंट का सवाल है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेजन वर्षा वन जो है वो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आग लग गई थी दावानल के रूप में अमेरिका में, पूरी दुनिया में इस पर ट्रेंड हुआ था। अमेजन वर्षा वन अमेजोनिया या अमेजन के वन के नाम से जाने जाते हैं। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमीयुक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। इन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है। पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 61। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।